दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स डायरी के इस नेक्स्ट एपिसोड। मैं हूं आपकी होस्ट अनुपमा और इस बैंकर्स डायरी में हम बात करते हैं फाइनेंस की। मैं डिफरेंट गेस्ट को लेकर आई हूं अभी तक, जिन्होंने आपको बताया है कि म्यूचुअल फंड को कौन से लेने चाहिए, इंश्योरेंस कैसे करना चाहिए, बजटिंग सेविंग कैसे करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, स्टॉक्स को कैसे मैनेज करते हैं। ये सारी चीजें आपको इस बैंकर्स डायरी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से पता चलेगी। पर आज के गेस्ट बहुत ही स्पेशल हैं, क्योंकि वो इन सब चीजों से अलग हमें कुछ और बताने वाले हैं। और वो है वेल्थ प्लानिंग, वेल्थ प्रोटेक्शन, वेल्थ प्रिजर्वेशन एंड वेल्थ को हम कैसे ट्रांजिशन कर सकते हैं स्मूथली अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, लीगेसी क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो वो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर नीलेश जगपे जी। चलिए नीलेश जगपे जी का हम स्वागत करते हैं, जो कि चार्टेड ट्रस्ट एंड एस्टेट प्लानर है। वो CFP एंड CWM परसू कर रहे हैं अभी। उनका 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। 1500 से ज्यादा फैमिलीज को उन्होंने हेल्प किया है उनके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में। 10,000 से ज्यादा लोगों को गाइड कर रहे हैं उनके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में, फाइनेंशियल प्लानिंग करने में, एस्टेट प्लानिंग करने में। तो चलिए स्वागत करते हैं नीलेश जटपे जी का, जो कि फाउंडर हैं निवी एकेडमी के, और जहां वो सिखा रहे हैं लोगों को कि वेल्थ प्लानिंग कैसे करनी है, प्रोटेक्शन कैसे करना है, उसको प्रिजर्व कैसे करना है, और नेक्स्ट जनरेशन को उसको कैसे स्मूथली ट्रांजिशन करना है। बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिलने वाली है। चलिए स्वागत करते हैं नीलेश जटपे जी का। नमस्कार नीलेश जी, आपका हमारे बैंकर्स डायरी के एपिसोड में स्वागत है। और इस एपिसोड में हम आपसे उस विशेष विषय के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। लोग यस। ज्यादातर पैसे के बारे में ही इंडिया में बात नहीं करते हैं, घर में बात नहीं करते हैं, स्पाउस एक दूसरे से बात नहीं करते हैं पैसे को लेकर, और वसीयत तो बहुत दूर की बात रही। तो इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है कि हम जब नहीं होंगे तब हम कैसे ट्रांसफर करेंगे अपने नेक्स्ट जनरेशन को ये वाला अमाउंट, ये वाला रियल एस्टेट, ये कैसे ट्रांसफर करेंगे। और अक्सर तो अगर किसी से कह दीजिए बुजुर्ग से कि आप विल लिख दो या आप नॉमिनेशन करो, तो उनको बुरा भी कई बार लग जाता है कि इनको क्या लग रहा है कि मैं मर जाऊं और मुझे मिल जाए, ऐसा कुछ लगता है लोगों को। तो इसलिए ही मैंने आपको इसमें इनवाइट किया है कि लोगों को क्लैरिटी आए कि वसीयत क्यों लिखनी चाहिए और क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। और आप इसमें एक्सपर्ट हैं, और आप कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं अपने ऑडियंस की तरफ से पूछूंगी और उनको आप आंसर करेंगे, तो हमारे ऑडियंस को भी पता चलेगा, अवेयरनेस आएगा कि वसीयत क्यों लिखनी चाहिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि निवेश तो सब करते हैं, लेकिन प्लानिंग जो है वो कहीं पीछे छूट जाती है। तो अभी मैं वसीयत की बात नहीं कर रही हूँ, अभी बस ये कह रही हूँ कि थोड़ी बहुत प्लानिंग हर कोई करता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स ठीक से नहीं करते हैं। तो इसका क्या कारण है, क्यों ऐसी सोच है, इसके बारे में आप कुछ बताइएगा। जी मैम, डेफिनेटली। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट। आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट पे आपने इनवाइट करके। सो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मैम। ओके। सो अभी हम लोग, जैसे आपने सवाल पूछा कि इन्वेस्टमेंट तो सब करते हैं, है ना, लेकिन जो ट्रांजेक्शन की बात होती है, हमारे प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात होती है, वहाँ पे काफ़ी सारा गैप हमें देखने को मिलता है। हम्म। डेफिनेटली एक्चुअली इंडिया में हम लोग मतलब ये जो हमारा जो वेल्थ अकोमुलेशन का जो गोल होता है, हम्म। जिसके लिए हम लोग अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, पोर्टफोलियो डिजाइनिंग करते हैं, या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग, SIPs करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम्म। काफी सारी चीजें हम लोग इसमें करते हैं। लेकिन जब ट्रांजेक्शन की बात आती है, वहां पे हमारा काफी सारा गैप हमें देखने को मिलता है। हम्म। बिकॉज हम लोग ये सोचते ही नहीं कि जो कमाया हम्म। हमने पूरे लाइफ में, जो भी हमने हार्ड अर्न वे से हमने जो कमाया, उसका एंड यूजर कौन होने वाला है या फिर मालिक कौन रहने वाला है। हम्म। और यही जो गैप है, और एक्चुअली इसके पीछे एन नंबर ऑफ रीजंस होते हैं। ओके, मैं हमारे एक इस टॉक में डेफिनेटली मैं आपको वो रिवील भी करूंगा। बट यस, ये हम लोग भूल जाते हैं। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि हम लोग झाड़ लगा देते हैं, लेकिन झाड़ के जो फ्रूट हमें किसी को जब हम देने की बारी आती है, तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, वैसे उस पर्टिकुलर चीज़ों से हम लोग डिनाई करते हैं। हम्म। उसके एन नंबर ऑफ
रीजंस है। सबसे पहले तो लैक ऑफ अवेयरनेस है। ओके, ट्रांजेक्शन हमारे प्रॉपर्टी को नेक्स्ट जनरेशन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना, इसके बारे में नॉलेज ही हमें नहीं होता। हमें क्या क्या सक्सेशन एक्ट हमारे इम्पैक्ट करते हैं हमारे पर्सनल फाइनेंस पे, अगर हमने कोई प्लानिंग नहीं की, क्या हमने कोई स्टेट प्लान नहीं बनाया, हमारी कोई सक्सेशन प्लानिंग नहीं किया, तो इसके बारे में भी लोगों के पास जिससे बोल सकते हैं नॉलेज नहीं होता। ओके, और हम्म, ये टॉपिक जो है थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, लीगलिटी इन्वॉल्व होती है इसमें, है ना। हम्म, काफी सारे सक्सेशन एक्ट होते हैं, या फिर जो हमारे इंडियन डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एक्ट है। तो हम उसके वजह से भी इग्नोर करते हैं। इसमें एक्सपेंसिव भी हमें लगता है, क्योंकि लीगलिटी जब इन्वॉल्व होती है तो कोर्ट फीस होती है, या अपने जो एडवोकेट होते हैं उनकी फीस होती है। तो ये सारी चीज़ों का रीज़न होता है जिसके वजह से हम अपने स्टेट प्लानिंग को या सक्सेशन प्लानिंग को या ट्रांजेक्शन प्लानिंग को हम लोग डिनाई करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो मोस्टली हमारा फोकस रहता है वेल्थ अकोमुलेशन पे, बट वेल्थ प्रोटेक्शन एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो फेज होता है हमारी लाइफ का, वो हम्म। हम लोग मोस्टली इग्नोर करते हैं इसी इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो आप कह रहे हैं कि प्लानिंग करनी चाहिए वेल्थ ट्रांजिशन की, ये कब से शुरू कर देनी चाहिए प्रोफेशनल्स को? मतलब लोग ये सोचते हैं कि हम बुजुर्ग हो जाएंगे तब हम करेंगे, है ना, जब हम रिटायर हो जाएंगे तब हम करेंगे। लेकिन आपके अनुसार इसको कब से स्टार्ट कर देना चाहिए कि हाँ लिगेसी प्लानिंग है, कि कैसे ट्रांजिशन होगा हमारे वेल्थ का, इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट, सभी का? जी जी जी। सबसे पहले तो क्या होता है ना कि ये मतलब इंडिया में ये एक अजम्पशन होता है कि हम्म, स्टेट प्लानिंग या सक्सेशन प्लानिंग जो होती है वो एक्चुअली ओल्ड लोगों के लिए होती है, या हम्म, फिर जब हम लोग रिटायर्ड होते हैं, हम्म, रिटायर होने के बाद ही हमें अपनी एस्टेट प्लानिंग करनी चाहिए। एक ऐसा मिथ हमारे मतलब हम लोग अज्यूमशन करते हैं, या हम लोग इस मिथ में हम लोग ये करते हैं। हम्म, लेकिन स्टेट प्लानिंग ये ऐसी एक चीज है जिसकी शुरुआत हमें आज से अभी से करनी होती है। मतलब हम्म, एज मैटर नहीं करता, हम्म, हमारे प्रेफरेंसेस मैटर हमें करते हैं। हम्म, मतलब जिस डे से आप अपना अर्निंग स्टार्ट करते हैं, ओके, मान हम्म, लीजिए आपने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट जर्नी स्टार्ट की, हम्म, आपने एक घर लिया, आपकी शादी हुई, फैमिली, आपकी बच्चे हैं, मतलब ये सारी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के ओनर हम जब बनते हैं एक्चुअली, हम्म, उस दिन से आपने अपनी एस्टेट प्लानिंग करनी चालू है, हम्म, करनी चाहिए। इसका रीजन ये है क्योंकि एस्टेट प्लानिंग का मीनिंग होता है कि भाई हमारे जो असेट्स है, जो भी असेट हमने अन किए हैं, हम्म, ओके, उसकी साइज कितनी है मैटर नहीं करता, हम्म, कितनी वैल्यू है उस पर्टिकुलर वेल्थ की, वो हमें मैटर नहीं करता। हमारे प्रेफरेंसेस हमें मैटर करते हैं, हमारी विश, हमारे डिजायर, हमारे इंटेंशन हमें मैटर करते हैं। हाँ, तो एक्चुअली जब हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम लोग कैरी ऑन करते हैं, उसी दिन से हमें ये प्लानिंग करनी चाहिए। हम्म, बिकॉज डेथ एक ऐसी चीज है, बिकॉज डेथ एक ऐसी चीज है जो अनसर्टन है, और एक अल्टीमेट रियलिटी होती है, हम्म, राइट ना। ये कभी किसी के साथ भी हो सकती है। तो हम्म, इग्नोरिंग दिस काइंड ऑफ स्टेट प्लानिंग, जिसमें हम लोग विल बनाते हैं, हम्म, ट्रस्ट डीड क्रिएट करते हैं, जो भी हम लोग लीगल डॉक्यूमेंट की हम लोग इसमें प्रोविजन करते हैं हमारे हमारे वेल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ओके, तो ये काफी बड़ी दिक्कत क्रिएट कर सकती है। बिकॉज डेथ एक ऐसी चीज है, कभी भी अकड़ हो सकती है, डिसेबिलिटी का हमें प्लानिंग करना होता है, काफी सारी चीजें हम लोग इग्नोर करते हैं। तो यस, डेफिनेटली आपकी जो स्टेट प्लानिंग होनी चाहिए वो आपके आज होनी चाहिए। इनफैक्ट उसको डिले करना मतलब एक काफी बड़ा आपके लिए फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हाँ, मतलब आप तो नहीं होंगे उस समय, बट आपकी फैमिली में जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और जी वहां जब लड़ाई झगड़े होना शुरू होंगे तो फैमिली डिस्टर्ब एक तरह से हो जाती है कि वसीयत नहीं लिख के गए हैं। तो आज ये स्थिति आ गई है कि भाई भाई से को मतलब नहीं पूछता है, बात नहीं होती है फैमिलीज में। और ये बड़ी फैमिलीज में ही नहीं होता कि रिलायंस में हो रहा है या अंबानी के यहाँ हो रहा है। ये छोटी छोटी फैमिलीज में भी होता है, कम अगर हो तभी भी होता है इस तरह की चीजें, कि डेफिनेटली मैम, फैमिली यस। में फूट पड़ जाती है क्योंकि वो नहीं हुई, प्लानिंग नहीं की गई है। लेकिन एक चीज और मुझे पूछनी है कि ज्यादातर लोगों के दिमाग में होता है कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तभी आपको विल लिखनी है। तो आप इसको क्लियर करिएगा हमारे ऑडियंस को कि प्रॉपर्टी के अलावा भी क्या क्या चीजें आती हैं हमारी विल में, इंक्लूड होती हैं, उनको हमें मेंशन करना होता है कि ये सारी चीजें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो ज्यादातर लोग सोचते हैं अगर मकान है, दुकान है या खेत है तो विल लिखनी है, वसीयत करनी है। जी लेकिन मैम, और क्या चीजें आती हैं ये बताना है। यस यस, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा सवाल रहा है मैम। आइए, सो बेसिकली ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम्म, पीपल कंसिडर करते हैं कि जैसे आपने कहा कि मकान वगैरह ये सारी बेसिक चीजें हमें इसमें विल में मेंशन करनी होती है। हम्म, लेकिन
अब जब आप अपने वेल्थ का जब प्लान करते हैं, आप जब आपके डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान डिजाइन करते हैं, हम्म, तो अगर आप एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर वे से आप जब जाते हो ना, हम्म, ओके, एक प्रॉपर एक जब जिसे बोलते हैं ना 360 डिग्री, कि आपके पास क्या है, बिकॉज लोगों को पता ही नहीं होता कि व्हाट असेट यू ओन एक्चुअली। हम्म, और जब आप इसको प्लानिंग करने बैठते हैं तो आपको समझ में आता है कि यू यू ओन मोर देन यू थिंक एक्चुअली। हम्म, ओके, मैं आपको बताऊंगा, जस्ट इट इज नॉट जस्ट कि आपके पास फिजिकल असेट आपके कितने हैं, और आप उसको आप फिजिकल असेट मतलब घर, गाड़ी या ज्वेलरी वगैरह हो सकती है, इसको ही आपको इसमें मेंशन करना होता है। हम्म, ओके, आपके डिजिटल असेट हो सकते हैं, राइट, आपके आप जैसे डिजिटल, हम लोग तो अभी डिजिटल वेस में हम लोग सर्वाइव करते हैं, तो हमारा हमारा जीमेल अकाउंट हो गया, जूम अकाउंट हो गया, हमारा कोई सोशल मीडिया अकाउंट हो गया, क्योंकि लोगों को असेट का मतलब ही पता नहीं होता है कि असेट मतलब क्या। तो हम्म, असेट वो हर एक चीज है आपके लाइफ, आप ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम और आफ्टर योर डेथ, जो हम्म, भी चीजें आप हम लोग अक्वायर करते हैं जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है, वो हम्म, आपके लिए और हमारे लिए असेट होती है। जी, तो जब आप स्टेट प्लानिंग करते हैं तो आपके डिजिटल असेट, फाइनेंशियल असेट, फिजिकल असेट, सोशल असेट और इंटेलेक्चुअल असेट भी हमें आपको और हमें उसका प्लानिंग करना होता है, और वो चीज़ उसमें मेंशन करनी होती है। हम्म, कभी कभी विल में हम लोग ये भी भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ड्यूरिंग मतलब अभी हम लोग आज अभी प्रेजेंट में क्या अर्न करते हैं, ये हम्म, तो हम लोग डेफिनेटली कभी कभी विल में मेंशन करते हैं, हम्म, लेकिन आफ्टर डेथ के बाद भी कोई असेट हो सकती है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस की अमाउंट हो गई, हाँ, हाँ, है ना, ये तो हमें नहीं मिलने वाली है, ये हम्म, हमारे जो बेनिफिशियरीज है उनको मिलने वाली है। जी, तो वो मिलने वाला डेथ क्लेम जो है वो भी हमारी असेट है। तो हम्म, वो असेट का हमने प्लान जब विल बनाने बैठते हैं, तो क्या हमने उस पर्टिकुलर असेट का या फिर जो मिलने वाली राशि का हम्म, वहाँ पे मेंशन किया है। कभी हम्म, कभी अनफॉर्चुनेट बैड इवेंट होता है, कभी कभी जैसे अभी एयर क्रैश में, अभी जस्ट कुछ दिन पहले अहमदाबाद में हम्म, कुछ इशू हुआ, एयर इंडिया ने 1-1 करोड़ का मुआवजा देने का डिक्लेयर किया। हम्म, तो ये आने वाले मतलब फ्यूचर में ऐसी कोई चीज हो सकती है, कोई मतलब इनहेरिटेंस वेल्थ हो सकती है जो हमारे बाद अक्वार्ड होगी, मिलेगी फैमिली हमको, में हाँ, मिलेगी, हाँ, है हाँ, ना, कोई इंश्योरेंस का अमाउंट है, कोई कोर्ट केसेस चल रही है, वहां हम्म, पे कोई रिम्बर्समेंट हो चुका है आपका, हम्म, या कोई बिजनेस की ट्रांजैक्शन की डील चल रही थी, वो हम्म, सेटल हो गई आपको। तो हम्म, इट इज नॉट समथिंग कि आपके पास अभी क्या है, हम्म, आने वाले फ्यूचर में भी आपके पास क्या होगा और क्या मिलने वाला है आपको। हाँ, इन हाँ, सारी चीज़ों की प्लानिंग हमें स्टेट प्लानिंग में करनी होती है, और हमारे विल में हमें उसको मेंशन करना होता है। बहुत ही डीप है, बहुत ही डीप है। कभी कभी मतलब बच्चों का गार्डियनशिप को सिलेक्ट करना, वो भी हम लोग नॉमिन मतलब विल में मेंशन कर सकते हैं। हम्म, ट्रस्ट चीज जब करते हैं हम लोग, ट्रस्ट डीड करते हैं, तो ट्रस्ट में अगर कोई प्रॉपर्टी भूल गए हम लोग लिखना, है हम्म, ना, तो हम्म, हम लोग विल में मेंशन कर सकते हैं कि सो एंड सो असेट हैज टू बी ट्रांसफर्ड इनटू ट्रस्ट में। तो हम्म, बहुत ही मतलब चीज होती है, मतलब जब विल जब हम लोग रिटर्न राइट करते हैं, लिखते हैं, तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है मैम। हम्म। तो या चलिए, आपने बहुत अच्छे से बताया। इस बात की तो शायद हम सबको जानकारी नहीं थी कि डिजिटल जो असेट्स हैं हमारे, उनको भी हमें विल में लिखना होता है। जी मैम। और ये भी बहुत अच्छा बताया आपने कि फ्यूचर में जो चीजें मिलने वाली हैं उनके बारे में भी लोग नहीं सोचते हैं कि विल में लिखना चाहिए कि फ्यूचर में जो कुछ मिलने वाला है वो हमारे, अगर हम ना हो तो किसको मिले। जी जी। तो आपकी डीप नॉलेज हमारे ऑडियंस को काम में आएगी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यस अ, मैम। पर अब एक्चुअली लास्ट, हम हाँ या हाँ, एक्चुअली बताइए। इसमें जो आपने बताया कि डिजिटल में कभी कभी, क्योंकि जैसे हम अभी हम एक मान लीजिए हमारा एक बिजनेस है, हाँ, हम बिजनेस में हमारे पास एक नंबर है जिसके हम्म, ऊपर हमें क्लाइंट के इंक्वायरी आ रही है, कोई हम्म, ईमेल आईडी है हमारा जिसके ऊपर इंक्वायरी आ रही है। हम्म, तो आप सब आप ये भी आपके डिजिटल असेट है, क्योंकि हम्म, दीज असेट्स आर जनरेटिंग मनी एक्चुअली, राइट ना। हम्म, तो ये चीजें जब हम लोग प्लान करते हैं तो ये चीजें लिखना भूल जाते हैं। सो हम्म, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे 2 बेटे हैं, हम्म, मैंने ये ईमेल आईडी और ये मतलब जो है मेरा मोबाइल नंबर मैंने एक बेटे को दिया जो हम्म, बिल्कुल नॉन एक्टिव है बिजनेस में, हम्म, और जो मेरा दूसरा बेटा है उसको मैंने बिजनेस हैंड ओवर किया। क्या हम्म, होगा, इंक्वायरी आने चालू हो जाएगी एक दूसरे मतलब इस पर्टिकुलर बेटे के पास, तो हम्म, दोनों में झगड़ा, काइंड ऑफ अ थिंग। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें ये सारी चीजें बहुत डीप में जाके सोचनी होती है। हम्म, ये तो खाली एक चीज है। अभी जैसे डिजिटल की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, हम्म, क्रिप्टो करेंसी जैसी चीजों में होती है, या काफी सारे हम लोग डिजिटल हमारे असेट्स में इन्वेस्टमेंट होती है, तो उसके उसके पासवर्ड के बारे में किसको पता है? हाँ, क्या आपने उस बिल्कुल, पासवर्ड को आपने किसी को बता के रखा है? क्योंकि हम्म, कल जाके अगर आप को खुदा ना खास्ता कुछ बुरा हो जाता है, तो हु इज गोइंग टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर फंड? आपके बिल्कुल, फैमिली के मेंबर क्या करेंगे, एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा वो। हाँ, फिर बाद में आपको डेथ सर्टिफिकेट लाना, वो प्रूव करना पड़ेगा कि यू आर द जेन्युइन वन। हाँ, तो ये सारी चीज़ों का डीपली जाके हमें स्टडी करना होता है, मतलब जब जब हम लोग विल लिखते हैं। और ये सारी चीज़ें फ्यूचर में फिर मतलब इशू क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप अच्छे से इसको आप डिजाइन नहीं करोगे अपने विल को तो। हाँ। बिल्कुल सही यस। कहा आपने। आजकल तो हम लोग जो स्टॉक्स में लगाते कुछ है तो वो तो ऐप के थ्रू लगाते हैं। अगर यस। आपने सच में उस ऐप का पासवर्ड नहीं बताया है किसी को,
तो कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा उसको। बिल्कुल नहीं करेगा सारी मैम। चीजें आप मोबाइल से कर रहे हैं या अपने लैपटॉप से कर रहे हैं। जी तो मैम। ये बिल्कुल आपने सही बताया कि हम लोगों को किस तरह से गहराई से सोचना है, और उस हम्म, उसी तरह से बिल अपनी किसी स्पेशलिस्ट पर्सन से, आपके जी। जैसे से यस बात यस। करके उसको फाइनल करनी चाहिए। जी मैम, इसीलिए तो आज 2 लाख करोड़ रुपए का अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा है हाँ इंडियन बिल्कुल। गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन के पास। दो हम्म। लाख करोड़ रुपए का अनक्लेम्ड अमाउंट है जस्ट बिकॉज हम्म। ऑफ दिस थिंग। हाँ या। बिल्कुल। यस मैम। तो अभी मतलब ये तो जानकारी हो गई कि सबको हुई कि क्यों लिखना चाहिए, पर अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में बिल नहीं लिखी गई है, बिल नहीं है, और डेथ हो गई है किसी की। तो ऐसे में उनकी वेल्थ कैसे ट्रांसफर होती है, उस पे भी थोड़ा सा आप बताइए कि मान लीजिए किसी के घर में किसी की डेथ हो चुकी है, बिल नहीं लिख के गया, अभी उसकी वेल्थ क्या क्या कैसे कर सकते हैं, वो थोड़ा सा जानकारी दीजिए। जी मैम। हाँ। सो बेसिकली क्या होता है ना हमारे मतलब जब अगर किसी पर्सन की डेथ होती है और अगर उस उन्होंने कोई लीगल प्रोविजन नहीं किया या हम्म। मतलब विल वगैरह ऐसी कोई लीगल टूल्स का यूज करके उन्होंने अपनी वेल को वहां पे मेंशन नहीं किया, तो हम्म। क्या होता है कि मतलब ऑलरेडी अगर आपने ऐसा कोई प्रोविजन किया नहीं तो आप हमारे जो मतलब जो रिलीजन के जो लॉज होते हैं, हम्म। जैसे इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 या फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट या फिर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक मोहम्मदन सक्सेशन लॉ एक्ट, तो हम्म। ऐसे एक्ट एक्चुअली पिक्चर में आते हैं। हम्म। मतलब क्या कि आपकी जो वेल्थ है फिर वो सक्सेशन एक्ट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होती है आपके लीगल हेयर्स को। ठीक है हम्म। ना। मतलब क्या कि भाई आपकी आपकी डिजायर थी, मेरे मतलब कि मेरी आपकी इंटेंशन थी, आपकी कोई डिजायर थी, आपकी कोई विश थी कि मुझे सो एंड सो असेट एक सो एंड सो पर्सन को देना है, हम्म। इस सो एंड सो कंडीशन में देना है या इसके इस पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में मुझे देना है। जी। लेकिन लेकिन अगर आपने वो सारी चीजें आपने एक लीगल डॉक्यूमेंट में एग्जीक्यूट करके नहीं ली या फिर लीगली मेंशन नहीं की, तो वो विल का कोई मैटर या वो विश का कोई मैटर नहीं, मतलब वो कोई एग्जिट नहीं करती आपकी विश। हम्म। ओके। फिर आपके सक्सेशन एक्ट कहता है कि भाई आपकी ऐसी विश थी कि आप चाहते थे कि सक्सेशन एक्ट के अनुसार आपकी आपकी वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। हम्म। ओके, क्योंकि हर एक कंट्री का अपना एक एक्ट होता है सक्सेशन एक्ट, जो उन पर्टिकुलर सिटीजन्स के लिए होता है कि अगर अगर आपने ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया तो आपकी जो वेल्थ है वो फिर सक्सेशन एक्ट के इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी। बिल्कुल। तो अलग अलग कम्युनिटी के लिए इंडिया में अलग अलग एक्ट है एक्चुअली। हम्म। जैसे मैंने कहा कि हिंदू सेक्शन एक्ट और इंडियन सेक्शन एक्ट अलग अलग कम्युनिटी के लिए। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है अगर आपने ये फिर व्हील के थ्रू अगर नहीं की तो। या। ओके। तो अब मेरा एक और क्वेश्चन है कि हम्म कई बार ऐसा होता है कि लोगों ने कुछ लिखा तो है घर में, हम्म विल जैसा कुछ डॉक्यूमेंट लिखा है, बट हम्म उसको कोर्ट में अगर नहीं करवाया है जाके, हम्म हम्म रजिस्टर नहीं करवाया है, हम्म तो क्या अगर ऐसे भी कोई चीज लिखी है जिसमें दो गवाह तो अड़ोसी पड़ोसी हम्म से कह दिया हम्म कि मैं ये चाहता हूँ, पर हम्म वो हम्म कोर्ट में रजिस्टर नहीं है, तो क्या हम्म ऐसी भी विल मान्य होती है? यस यस। सी एज पर द मतलब गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से या सक्सेशन हम्म। एक्ट के हिसाब से तो ऐसा मतलब कोई रूल है नहीं कि जो भी आप विल बनाते हो वो हम्म। विल रजिस्टर्ड ही होनी चाहिए। ठीक है ना। ओके। हाँ। एक्चुअली ऐसा कोई रूल है नहीं। अगर हम्म। आपने एक ए फोर के साइज पे दो हम्म। विटनेस के साथ अगर आपने साइन करके एक विल बनाई तो हम्म। वो विल उतनी ही वैलिड विल होती है जितनी कि एक रजिस्टर्ड विल है कोर्ट में, ओके। मतलब आपने जो हम्म। रजिस्ट्री की हुई जो विल रहती है। हम्म। ठीक है। हम्म। बट यहाँ पे एक रिकमेंडेशन ऐसा रहेगा एज हम्म। मतलब एज अ स्टेप प्लानर हम्म। कि आप एक्चुअली अगर आप कोई विल बनाते हो तो उसको आप रजिस्टर्ड कीजिए। ठीक हम्म। है। अगर उसको रजिस्टर्ड करते हो तो उसकी जो वैलिडिटी है, उसकी जो अथेंटिसिटी है ना, वो बिल्कुल 10 टाइम ग्रो होती है उसकी एक्चुअली। बिल्कुल। हाँ। क्योंकि उसकी एक कॉपी आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में रहती है, एक हम्म। आपकी कॉपी आपके पास होती है, तो कल जाके अगर वो विल चैलेंज होती है कोर्ट में, हम्म। ओके, वो अगर वो विल चैलेंज होती है तो आपके पास एक प्रूफ रहता है कि हम्म। इट इज अ जेन्युइन वन, क्योंकि हम्म। इसकी रजिस्ट्री हो चुकी है। तो यस डेफिनेटली रजिस्टर्ड करना एक एडवाइजेबल थिंग रहेगी एक्चुअली मेरे तरफ से कि आप अगर विल को रजिस्टर्ड करते हैं, नॉट ओनली रजिस्टर्ड, अगर वो विल आप रजिस्टर करके उसको रिकॉर्ड करते हैं वीडियो फॉर्मेट में, हम्म। ओके, और उस रिकॉर्डिंग को भी आप अपने जो भी आपने विल आपने रखी है, हाँ। जहाँ कहीं भी आपने रखी है, मान लीजिए आपके बैंक के लॉकर में या किसी घर अपने घर के लॉकर जहाँ कहाँ भी रखी है, तो हम्म। आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि आपकी एक रिटर्न भी विल है और आपने एक बिल्कुल वीडियो में भी उसको इस विल को आपने रिकॉर्ड करके रखा है। तो ओके। उसकी ऑथेंटिसिटी बहुत बढ़ती है, जिस कल जाके अगर प्रोबेट जैसी चीजों से हम जाते हैं या हम्म। उसको अगर चैलेंज होती है कोर्ट में, तो हम्म। उसकी वैलिडिटी मतलब अच्छी से बढ़ती है मैम उसमें। हम्म। तो या, तो रजिस्टर्ड विल इज मतलब यही कि आपको रिकमेंडेड है, लेकिन वो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से या लॉ के हिसाब से मतलब कंपलसरी नहीं होती। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ रहा है मेरे हम्म। दिमाग में जी कि मैम। जैसे कोई विल बनाने की सोच रहा है, हम्म तो कई बार ऐसा उसमें लिखा होता है ना कि पूरे मतलब सही दिमाग से और ऐसे किया है, ये ऐसा कुछ वर्डिंग मैंने हम्म देखी है हम्म उसमें लिखी हुई। तो हम्म क्या किसी डॉक्टर से भी कोई सर्टिफिकेट वगैरह लेना पड़ता है कि हम्म ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं और सही दिमाग
के हैं, हम्म, ऐसा कुछ भी क्या जी जरूरी होता है? एक्चुअली देखिए, जब हम लोग विल मतलब बनाते हैं ना, तो हाँ। और विल बनाने के बाद अगर कल जाके वो चैलेंज होती है कोर्ट में, हम्म। तो दो ही रीजन होते हैं। हम्म। मतलब चैलेंज होने की मेजर रीजन जो होते हैं कोर्ट में। हम्म। एक तो अनसाउंड माइंड, मतलब हम्म। आप जब विल बनाते हैं तो उस पर्टिकुलर पर्सन का ही वाज नॉट इन अ साउंड माइंड एक्चुअली। हम्म। ओके, तो ये एक रीजन होता है जो चैलेंज करती है, मतलब थर्ड पार्टी, मतलब हम्म। जिसको भी वो विल के जो कंटेंट है, उस हम्म। विल के कंटेंट किसी को अगर अग्री नहीं है तो वो चैलेंज कर सकता है। या हम्म। फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस। हाँ। ओके, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब कि भाई आप इन्फ्लुएंस में आके, आपने किसी ने इन्फ्लुएंस में आके मतलब मैनिपुलेट करके उनको अपनी विल विल बनाई हाँ। है। ए हाँ। नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं, तो ये दो ही रीजन होते हैं। हम्म। लेकिन यस, मतलब एज पर दी लॉ कि जो अब जब आप विल बनाते हैं तो आप साउंड माइंड होनी चाहिए। हम्म। बिकॉज देखिए क्या होता है, इसीलिए तो मतलब साउंड माइंड होनी चाहिए, लेकिन कल जाके ये चैलेंज हो सकता है कोर्ट में, राइट ना। हम्म। तो अगर आप विल बनाते टाइम अगर मतलब सर्टिफिकेट डॉक्टर का, अगर एमबीबीएस जैसे डिग्री लिया हुआ अगर कोई डॉक्टर है, उसके थ्रू अगर आप सर्टिफिकेट लाते हैं, ओके, और कि भाई जब आप विल बना रहे थे तो उस आप साउंड माइंड थे, अगर हम्म। ये होता है तो ये डेफिनेटली आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। ओके, ओके। हाँ। अनटिल एंड अनलेस अगर वो विल चैलेंज अगर होती है कोर्ट में, तो ठीक हम्म। है। तो यस, मतलब जरूरी तो है, मतलब साउंड माइंड होना जरूरी भी है। हम्म। लेकिन अगर अगर डॉक्टर का प्रूफ लगाते हो तो वो आपके लिए और अच्छी बात बन सकती है मतलब ये फ्यूचर में प्लस जाके। पॉइंट हो जाता है ये अगर प्लस पॉइंट डॉक्टर हो हेल्प जाता है। करेगा। यस यस यस। तो एक चीज और, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि लोग जॉइंट अकाउंट खोलते हैं या हम्म नॉमिनेशन करते हैं, हम्म तो ऐसा कर दिया है, अगर उन्होंने मान लीजिए, लोग यही सोचते हैं ना, बिल लिखने की क्या जरूरत है, हमारा तो जॉइंट अकाउंट है, हमारा तो जो है नॉमिनेशन किया हुआ है मैंने बच्चों का। हम्म तो ऐसे में आपका क्या सजेशन है कि नॉमिनेशन और जॉइंट अकाउंट के बाद भी उनको बिल लिखनी चाहिए? मतलब हम्म लोगों को ये दिमाग से निकल जाना चाहिए कि मैंने नॉमिनेशन किया है, मैंने जॉइंट अकाउंट खोला है, तो हम्म इसलिए नहीं जरूरत है। तो या उनके उनको आप थोड़ी क्लैरिटी दीजिए कि सब कुछ कुछ भी किया हो पर बिल हम्म लिखना जरूरी है। जी जी जी, डेफिनेटली मैम। एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत मतलब ये मैं ऐसा कहूंगा 99% लोगों के पास यही कंफ्यूजन होता है कि भाई मैंने क्या ना, मेरे पास जितने भी असेट क्लास है, हाँ। चाहे फिर मेरे फिजिकल असेट क्लास हो हम्म। या फाइनेंशियल असेट क्लास हो, हर एक असेट क्लास को मैंने अपना नॉमिनी लगा लिया है, अभी मुझे विल बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ। ओके, हम्म। बिकॉज अगर मुझे कल खुदा मतलब कुछ हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो हम्म। जो मैंने नॉमिनी मेंशन किया है उस पर्टिकुलर असेट क्लास में, वो हम्म। प्रॉपर्टी उनके उनको ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, और शी और ही कैन बिकम ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में होती है, ठीक हम्म। है। लेकिन एज पर दी लॉ, नॉमिनेशन जो होता है या फिर नॉमिनी जो होता है वो खाली कस्टोडियन होता है, हम्म। केयर टेकर होता है, या फिर ट्रस्टी होता है उस पर्टिकुलर असेट क्लास का। हम्म। ही और शी इज नॉट द फाइनल ओनर ओनर। जिसे कह सकते हैं, या फिर लीगल ओनर वो नहीं है उस पर्टिकुलर असेट क्लास का। हम्म। उसको उसको खाली वो पर्टिकुलर असेट क्लास की कस्टडी मिली है। हाँ। ओके, हाँ। संभालने की, यूज बिल्कुल। करने की नहीं मिली है। बिल्कुल। मतलब क्या कि अगर मेरे जो लीगल ओनर है या लीगल मेरे हेयर है, मेरे हम्म। प्रॉपर्टी के जितने भी है, हम्म। ओके, वो लीगल हेयर क्लेम कर सकते हैं उस पर्टिकुलर असेट क्लास में लीगली। हम्म। ओके, कि मतलब जो भी उनके हक्स बनते हैं या जो भी उनका राइट बनता है। तो नॉमिनेशन इज नॉट द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर असेट क्लास, वो खाली कस्टोडियन है, लीगल जिसे कह सकते हैं ट्रस्टी है या फिर केयर टेकर है। तो हाँ। आपको नॉमिनी के साथ साथ, पहला तो हम्म। नॉमिनी के साथ साथ आपको विल में भी उस पर्टिकुलर असेट क्लास को जब आप मेंशन करते हो, तो बेनिफिशियरी भी आपको वहां पे मेंशन करने होते हैं कि भाई ये असेट क्लास का ये बेनिफिशियरी है। हम्म। ओके, और वो मैच भी होने चाहिए। क्योंकि ओके। कभी कभी क्या होती है गलती लोगों से कि आप किसी असेट क्लास में नॉमिनी एक्स मतलब वाइफ को लगाते हो फॉर एग्जांपल, और हाँ। आपके विल में आपके बेटे को बता देते हो कि असेट इसको मिलेगा, सब हाँ। फॉर एग्जांपल। हाँ। तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए। आप हम्म। क्रॉस चेक करिए कि भाई मैंने जो असेट क्लास में नॉमिनी लगाया है वो नॉमिनी और मेरे जो बेनिफिशियरी है वो मिसमैच नहीं, वो मैच होने चाहिए एक्चुअली। मैच होनी चाहिए, मैच वेरी होने गुड। चाहिए। हाँ, ये या बहुत बड़ा पॉइंट है जो हम्म लोग ध्यान नहीं देते हैं, और आपने इतने अच्छे से इस चीज को बताया है लोगों को। जी और दूसरा है कि जॉइंट अकाउंट हाँ के बारे में जैसे हम बात कर रहे थे, तो जी उसको भी उन्हें मेंशन करना चाहिए कि भाई किसी जी अकाउंट का एक्चुअली क्या होता है कि जी मैम फर्स्ट ओनर जो होता है वही, उसका ही पैसा होता है, सेकंड को तो हम्म, हम इसलिए कि अपनी सुविधा के लिए जोड़ लेते हैं कि जी मान लीजिए, तो उस समय आप अगर लिख रहे हो विल, तो हम्म उसको कैसे लोगों को, जैसे मान लीजिए आपको बता दूं कि हस्बैंड वाइफ का अकाउंट है, हम्म हस्बैंड का कमाया हुआ पैसा है, हम्म तो हम्म वो जब विल लिख रहा है तो हम्म उसको किस ढंग से उसको मेंशन करना चाहिए, क्योंकि हम्म कहने के हिसाब से क्या होता है कि हस्बैंड नहीं होगा तो वाइफ पूरा पैसा ले लेगी। हम्म, एक्चुअली वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए जी और बिल में कैसे लिखना चाहिए जी उसको?
बिल्कुल सही जवाब, सही सवाल पूछा मैम ये भी, हाँ क्योंकि जॉइन अकाउंट का बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये भी होता है, जैसे हाँ। आपने कहा कि भाई मैंने क्या किया, जॉइन अकाउंट बना लिया है। हम्म ओके। हम्म और मेरे जाने के बाद वाइस वर्सा, अगर स्पाउस और मतलब हस्बैंड वाइफ की बात रहे, तो वो जो भी सर्वाइवल पर्सन रहेगा, ही और शी कैन बिकम दी ओनर ऑफ ओनर। दैट पर्टिकुलर असेट क्लास। ओके। ये जॉइंट अकाउंट का ये सबसे बड़ा, चाहे वो फिर फाइनेंशियल असेट की बात हो या फिर फिजिकल असेट की बात हो। हाँ हाँ। लेकिन एज पर द लॉ, अगेन जॉइन अकाउंट, जॉइन जैसे हम लोग अकाउंट बनाने के बाद अगर जो भी सर्वाइवल पर्सन रहता है, डेफिनेटली मतलब वो ट्रांसफर होते हैं, मतलब जो भी असेट क्लास है, लेकिन लेकिन आपके अगर कोई बेनिफिशियरी है, ओके, तो वो बेनिफिशियरी क्लेम कर सकते हैं उस पर्टिकुलर असेट क्लास के ऊपर। हाँ हाँ। ठीक है ना? मतलब क्या, कि कल जाके आपने ज्वाइन अकाउंट बना भी लिया, लेकिन अगर आपने विल में मेंशन नहीं किया, तो हम्म फिर दिक्कत क्रिएट हो सकती है, हम्म। फैमिली में डिस्प्यूट क्रिएट हो सकते हैं। तो हाँ। आप वही ज्वाइन अकाउंट बनाने के बाद भी आप विल में मेंशन कीजिए। हम्म ओके, कि भाई शी और ही इज द फाइनल ओनर। हम्म। उनके बाद फिर बच्चों को मिलेगा, जो हाँ। भी आपके कॉन्सेप्ट है या जो भी आपके डिजायर है, वो आपको क्लियरली मेंशन करने हैं। इसका मतलब खाली जैसे हमने कहा कि नॉमिनेशन हो या हम्म फिर ज्वाइन अकाउंट हो, हम्म साथ साथ में हमें विल में वो सारी चीजें साइमल्टेनियसली मेंशन करनी ही करनी है, बिल्कुल ताकि फ्यूचर में जाके कोई डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। बिल्कुल। और इसके अलावा कई बार, ये तो बात हुई हस्बैंड वाइफ के अकाउंट की, कई जी, बार आपका अपने ब्रदर के संग होता है, अपनी मदर के संग होता है, किसी और के संग भी अकाउंट होता है, इवन जी, आपका अपने फ्रेंड के संग भी होता है। मैं जी। क्योंकि बैंक कर रही हूँ, तो मैं मुझे मालूम है कई बार तीन लोग मिलके किसी काम के लिए एक अकाउंट खोल हुँ, लेते हैं। हुँ, हुँ। तो ऐसे बिल में वो सारी चीजें भी विल में मेंशन करनी चाहिए उनको। जी, 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 ओके। डेफ़िनिटली मैम। देखिए, ये सब्जेक्ट इतना वास्ट होता है, मैं आपको बताऊँ, मैं आपको अभी आपने सवाल पूछा, मुझे जस्ट एक मुझे एक मतलब एग्ज़ाम्पल याद आया, लाइव एग्ज़ाम्पल 10-20-15 दिन पहले की बात थी। हम्म एक्चुअली मतलब मम्मी ने अपनी बेटी के नाम से, हम्म। बेटी की शादी होने के पहले नियर अबाउट 12 से 15 पॉलिसीज़ निकाली। हाँ ओके? हाँ कि भई उसकी उसकी प बेटी की फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक 12-15, और उसका खुद का प्रीमियम खुद ही पे किया। हाँ ओके? आप समझ लीजिए एग्जाम्पल के हिसाब से 1 करोड़ की मान लीजिए वो सम हाँ एश्योर्ड की पॉलिसीज थी बेसिकली। हाँ तो क्या होता है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम, एक 20 मतलब 25 साल 26 साल के बाद लड़की की शादी हो जाती है, और हम्म शादी के बाद फिर उसका एक बेटा भी होता है एक्चुअली। ठीक हम्म है? हम्म। बेटा भी होता है, लेकिन जस्ट 1.5 से 2 साल बाद शादी के बाद वो एक्सपायर कर देती है वो हाँ। लड़की। ठीक है? अभी क्या हुआ था, मम्मी ने पॉलिसी निकाली थी, मम्मी ने प्रीमियम भरा था, मम्मी ही नॉमिनी थी। हम्म पॉलिसी में नॉमिनी कौन थी? मम्मी थी। तो हम्म क्या किया, ऑफिशियली वो जाके उन्होंने डेथ क्लेम फाइल किया हाँ। इंश्योरेंस कंपनी के पास। जो कुछ राशि मिलनी थी वो मिल गई मम्मी को, ठीक है? क्योंकि हम्म नॉमिनी वो थी। हम्म अभी क्या हुआ कि सडनली जो उसके पति थे, मतलब हम्म लड़की के जो हस्बैंड थे, हम्म। वो हस्बैंड ने क्लेम किया कोर्ट में कि हाँ भई वो जो उनकी मम्मी है, मतलब हाँ मदर इन लॉ, वो शी इज़ नॉट द फाइनल लीगल ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर डेथ क्लेम। आई हाँ एम द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाँ क्लेम। तो हुआ क्या, कोर्ट ने वही डिसाइड किया, पूरा का पूरा पैसा हस्बैंड को दिया गया। हाँ। ओके। तो हम्म नॉमिनी जो होता है, अगेन, अगर अगर मतलब अगर इसकी विल रहती थी लड़की की, तो विल में अगर मेंशन किया किया रहता था कि नॉमिनी भी यही है और मुझे कल कुछ हो जाता है तो लीगल ओनर भी वही रहेगी। हाँ हाँ। तो ये अभी जस्ट 15-20 दिन पहले की बात है मैम। तो हम्म। यही इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग कभी सोचते नहीं हैं। हम्म और इसीलिए जैसे इवेंट, या बर्थ जैसा इवेंट, या डेथ जैसा इवेंट, या कोई प्रॉपर्टी आपने बेची, कुछ प्रॉपर्टी खरीदी, कुछ इवेंट होते हैं जिसका इम्पैक्ट हमारे पर्सनल और फाइनेंशियल लाइफ पे होता है, और बिल्कुल। हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पे भी उसका इम्पैक्ट होता है। हम्म। तो हमेशा इसलिए एस्टेट प्लानिंग अपडेट करना, हमारे विल को अपडेट करना, ये हाँ बहुत 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 जरूरी होता है। हाँ। अगर आप ये सारी चीजें करना भूल जाते हो, आप अपने एस्टेट प्लान को या विल को अपडेट करना नहीं भूलते हो, तो फिर ये फ्यूचर में जाके ऐसे बड़े बड़े इवेंट क्रिएट हो सकते हैं, ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। हम्म तो यस, जॉइंट अकाउंट मतलब आपका सॉल्यूशन नहीं है, वो टेम्पररी सॉल्यूशन है आपका खाली। हम्म उसके साथ साथ आपका नॉमिनेशन भी आपका सॉल्यूशन नहीं है। हम्म नॉमिनेशन जॉइंट अकाउंट हो गया, उसके साथ साथ आपको विल भी आपकी बनानी पड़ेगी, और उसको विल को अपडेट भी करना है। आपके जो इवेंट है, ऐसे जैसे जो मैंने इवेंट आपको बताया, उस हम्म। इवेंट के साथ साथ हमें अपने आप को अपडेट भी करना होता है, उस विल को अल्टर भी करना होता है, रिवोक भी करना होता है, या अगर जरूरत पड़े तो चेंज भी करना पड़ता है। हाँ। तो या नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि हम्म हमें कितने कितने समय के बाद अपने विल को अपडेट करते रहना चाहिए, मतलब हम्म, ईयरली कर लेना चाहिए या 6 मंथली, या कोई ऐसा इवेंट हो जाता है तो तुरंत ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी विल को अपडेट करना है। तो जी। ये थोड़ा सा गाइडेंस आपसे मिलती तो काफी हम्म, अच्छा रहता। जी मैम। देखिए कैसा होता है, व्हील ये ऐसी एक टूल्स होता है कि ये मतलब इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम्म मतलब जैसे हमने कहा कि लाइफ एक साइकिल की जैसी होती है, लाइक ना एक हम्म साइकिल होती है हमारी, और हम लोग काफी सारे इवेंट से गुजरते हैं। ठीक है? हम्म हम्म जैसे मान लीजिए हमारे घर में किसी का बर्थ हो गया, हम्म घर में बर्थ हो गया, चाहे फैमिली में बच्चों का हो या फिर ग्रैंड चिल्ड्रन का बर्थ हुआ, तो हम्म क्या हुआ, एक नॉमिनेशन या बेनिफिशियरी ऐड हो गया।
अपने असेट में, बराबर है। हाँ हाँ किसी हाँ, की डेथ बिल्कुल होती है तो उसका उसके उसके जो नाम पे असेट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन पिक्चर में आ गया, बिल्कुल। परफेक्ट है। हाँ तो किसी की शादी हो गई, किसी हाँ की डेथ होती है, किसी की ये होता है, या फिर मान लीजिए कोई मेजर आपने ट्रांजैक्शन किया बिजनेस का, हाँ कोई आप कोई प्रॉपर्टी बाय किया आपने तो आपके असेट में वो ऐड हो गई, कोई हाँ प्रॉपर्टी सेल किया आपने, हाँ। आपके पास कोई अमाउंट आ गया, लिक्विड अमाउंट आ गया, राइट ना। हम्म, तो ऐसे कुछ इवेंट लाइफ में होते रहते हैं, जी। ठीक है, हाँ। जिसका इम्पैक्ट हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर होता है। हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी यूज करते हैं हमारे बच्चों में या फैमिलीज में। तो इसीलिए व्हील एक ऐसी चीज है जिसको आपको रेगुलर अपडेट करना होता है। या फिर मान लीजिए कोई टैक्सेशन में कोई चेंजेस हो गया, हम्म, गवर्नमेंट के लॉज में कोई चेंजेस हो गया, है ना, जिसका इम्पैक्ट आपके वेल्थ के ऊपर आ रहा है, टैक्सेशन के ऊपर आ रहा है ना। हम्म, इंडिया में इनहेरिटेंस टैक्स तो है नहीं एक्चुअली, बट ये सारी चीजों का हमें बहुत डीपली ध्यान रखना होता है मैम। हम्म, इकोनॉमी में कोई चेंजेस हो गए, टैक्सेशन में कोई चेंजेस हुए, गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई चेंजेस हो गया, पर्सनल फैमिली में कोई चेंजेस हुआ, आपके कोई वेल्थ के साइज में या वेल्थ ट्रांजेक्शन में कोई चेंजेस हुआ, या कोई सडनली आपके पास कोई वेल्थ आ गई, कोई हो सकता है ना, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, हम लोग के पास सडनली कोई कहीं से वेल्थ भी आती है हम्म, ना। तो ऐसे टाइम पे हमें अपने विल को अपग्रेड करना होता है। अदरवाइज अगर हमने अपडेट नहीं किया और फ्यूचर में कल जाके कुछ कुछ इवेंट हो जाता है, तो हम्म, फिर यही प्रॉब्लम हो सकता है कि उस पर्टिकुलर असेट के लिए फैमिली में डिस्प्यूट, फैमिली में प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट क्रिएट होने के चांसेस रहते हैं। जी जी। तो तो ये तो एटलीस्ट फिजिकल चीजें सजेशन हैं। यही हाँ है कि कम से हाँ, कम 2 से 3 साल में आप अपने विल को अपडेट कर लीजिए। बिल्कुल। 2 से 3 या साल कोई में इवेंट हो जाए तो जरूर से करिए। जरूर कीजिए, या हाँ इवेंट, या फिर 2 से 3 साल में आप बैठिए, हाँ। रिव्यू कीजिए, आपके पूरे एसेट क्लास का आप पूरा स्टडी कीजिए, हम्म, ओके, कि क्या ये जैसे मैंने सारी चीजें बताई, और उस हिसाब से आप अपना अपडेट कीजिए अपनी विल को। जी। अच्छा, ये तो हुई फिजिकल चीजों की बात या अकाउंट की बात जो कि हमारे बैंक में है या इंश्योरेंस पॉलिसीज है, ये तो ज्यादातर फिजिकल होती हैं। हम्म। अभी तक तो होती ही हैं। अभी क्या हम्म। है, धीरे धीरे सारी चीज डिजिटल होती जा रही है। जी। तो जो चीजें डिजिटल हैं उनको आपको विल में तो लिखना ही है। वैसे हम्म। क्या तरीका क्या होता है उसके ट्रांसफर का, उसको कैसे, किसको पासवर्ड बताना है, कैसे हम्म। करना है, वो सारी चीजें थोड़ा सा गाइडेंस हम्म। आपसे चाहिए थी। जी मैम। जी। जी मैम। देखिए कैसे होता है, जो डिजिटल असेट का जो मतलब हमारा जो असेट क्लास होता है, डिजिटल असेट क्लास, डेफिनेटली इसके सबसे पहले तो जो पासवर्ड है एक्चुअली हम्म, वो बहुत मैटर करते हैं हमारे लिए। हम्म, क्योंकि हर वो चीज़ हमारे डिजिटल असेट में, जैसे जितनी भी चीज़ें आपने मेंशन की है और या हमने डिस्कस की है, वो हाँ हमारे लिए असेट क्लास होती है। हाँ हाँ। तो आप पहले तो आपका एक डिजिटल नॉमिनेशन, आप कोई पर्सन अगर कोई है, मतलब फैमिली का कोई मेंबर है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते दस हो या मिनट, हाँ। जिसके ऊपर आपका भरोसा है, तो आप उसको डिजिटल नॉमिनी बना दीजिए उस पर्टिकुलर असेट क्लास का। हुँ, ओके, और आप जब आप अपनी विल बनाते हो तो उस विल में भी आप उसका मेंशन कीजिए कि सो हुँ, एंड सो डिजिटल असेट का सो एंड सो नॉमिनी रहेगा, जिसको एक्सेस करने के राइट्स है, ये जो भी चीजें हैं आपकी, जो विशेष है उसको एक्सेस करने का वो राइट रहेगा, वो हुँ, आप उसमें मेंशन कीजिए, ठीक हुँ, है ना। और आप मतलब हम लोग अपने मेरे जो कम्युनिटी में हम लोग काफी सारे टूल्स और कुछ पीडीएफ कॉपी भी देते हैं, ताकि आप उसको प्रॉपरली मेंशन कर सकें, हुँ, कि हुँ, आप उसका रिकॉर्ड रख सके। हाँ, क्योंकि मिसमैच अगर चीजें होती है, और ये 65 to 70% लोग अपनी वेल्थ का एक्चुअली मिसमैच ही होता है, क्योंकि राइट उसके उस पर्टिकुलर वेल्थ को या असेट क्लास को राइट डाउन हम लोग नहीं करते किसी जगह पे, हुँ, और फैमिली को पता ही नहीं होता कि अ, ये असेट क्लास एग्जिट करता है या नहीं हाँ, करता है हाँ, फैमिली हाँ, में, राइट ना। तो डिजिटल असेट का डेफिनेटली आप अपना नॉमिनेशन मेंशन कीजिए, मतलब नॉमिनी आप सिलेक्ट कीजिए, उसका नॉमिनेशन मेंशन आपके विल में आप मेंशन कीजिए, ठीक है ना। हुँ, तो ये आप सारी चीजें कर सकते हैं डिजिटल अच्छा। इसमें। अच्छा, ये तो हुआ कि आपने मेंशन कर दिया। अब हम्म। मेरे दिमाग में अभी ये क्वेश्चन आ रहा है कि वो पासवर्ड्स वगैरह, देखिए हम्म। एक बार आप बिल बनाओगे तो पासवर्ड आपने उस समय जो था हम्म। सोचा, तो वो कैसे ट्रांसफर करते हैं? वो कैसे देते हैं किसी नहीं, देखिए कैसे होता है, जब आपका जीमेल अकाउंट हो गया या को? हाँ, पासवर्ड हो गया, जैसे जैसे मैंने कहा कि कोई कॉन्फिडेंशियल जो चीजें होती है वो हुँ, आप अपने मेंशन आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि हुँ, विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, ठीक है ना। हुँ, उसके साथ साथ आप आपका मतलब बोलते हैं ना, लेटर ऑफ इंटेंशन भी आप मेंशन कर सकते हैं अलग से, कि हुँ, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट विल बनाया, विल के साथ साथ आप जितने भी आपकी इंटेंशन है, जिसको हुँ, कह सकते हैं कि आपकी विशेष है, मतलब आप मैनेजमेंट अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल गोल के सिवा जो नॉन फाइनेंशियल गोल जो होते हैं हमारे स्टेट प्लानिंग में, हुँ, ठीक है ना, कि मेरी कोई वैल्यूज है, मेरी कोई हुँ, विशेष है, मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी ऐसी मैनेज हो, मैं हुँ, चाहता हूँ कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो, मैं चाहता हूँ कि ये मतलब ये जो आपकी विशेष है जिसका फाइनेंशियल गोल नहीं है बट हुँ, नॉन फाइनेंशियल गोल है, तो हुँ, आप लेटर ऑफ इंटेंट करके एक डॉक्यूमेंट होता है, वो हुँ, आप अलग से राइट कीजिए, जिसमें ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो। हुँ, ओके, मतलब मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, आपकी विश क्या है एक्चुअली, ये आप अलग से आप कर सकते हैं, जिसमें आप आपका पासवर्ड, जो भी यूजर आईडी है, पासवर्ड है, ये सारी चीजें आपको एक जगह पे लेके आनी है, और वो कॉन्फिडेंशियली सेफ जगह पे रखनी भी है मैम, अच्छा, अलॉन्ग विथ योर नॉमिनेशन, आपका जो नॉमिनी आपने हाँ, फाइनलाइज किया है, आपने हुँ, सिलेक्ट किया है, उसके साथ साथ। ओके, ओके। अच्छा, या एक और चीज़ दिमाग में आ रही है जी कि मैम। कई बार क्या होता है, आजकल तो उम्र लंबी हो गई है लोगों की, लेकिन हुँ। फिर भी मतलब फिज़िकली वो बीमार पड़ गए हैं, अब नहीं कर पाते हैं। क्या हुँ। इस चीज़ के लिए भी कोई विल लिखी जाती है? मान लीजिए किसी को लकवा मार गया,
और हम्म, मतलब उसने अगर कोई विल लिखी हुई है तो ये चीजें भी क्या मेंशन करनी होती है कि अब उसके लिए कौन डिसाइड करेगा, क्या हम्म, होगा। मतलब हम्म, क्योंकि वो आदमी काम करने की पोजीशन में नहीं है, मान लीजिए हम्म, पड़ा हुआ है, तो ऐसा हम्म। भी कुछ होता है क्या? जी जी होता है मैम, एक्चुअली हाँ उसे लिविंग विल कहते हैं। हाँ। ओके, लिविंग विल करके एक कॉन्सेप्ट है जिसको मेडिकल डायरेक्टिव डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है, पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट। हम्म एक्चुअली क्या होता है कि लाइफ में ऐसे भी कुछ अनसर्टन चीजें हो सकती है, या ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन या क्रिटिकल इलनेस जैसी चीजें हो सकती है हमारे साथ, हम्म कि हम लोग हो सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन है, मान लीजिए कि जो उसे कह सकते हैं हम लोग की ब्रेन डेड काइंड ऑफ सिचुएशन या हाँ हाँ कोमा जैसी सिचुएशन है हाँ ना, हाँ हाँ। जहाँ पे बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर ने भी फैमिली को बोल दिया है कि भाई लेस देन 5% चांसेस है सर्वाइवल के, हाँ। या फिर ना के बराबर चांसेस है, आप होप करना छोड़ दीजिए। हम्म तो ऐसे सिचुएशन पे होता क्या है कि जो पर्सन है वो वेंटिलेटर पे है, हम्म आर्टिफिशियल उसको ट्रीटमेंट चल रही है, हम्म और फैमिली भी में भी टेंशन है कि क्या करे, क्योंकि हम्म जब ऐसी सिचुएशन हमारी होती है फैमिली हम्म में और हम्म हॉस्पिटल जैसी सिचुएशन होती है, क्रिटिकल सिचुएशन, हम्म तो डेफिनेटली पेन तो हो रहा है पर्सन हम्म को, हम्म लेकिन उसके साथ साथ काफी सारा वेल्थ भी ड्रेन हो रही है, हम्म, क्योंकि जो खर्चा आता है वो लैक्स में आता है। तो बिल्कुल। आप सोचो, जो पर्सन ने पूरे पूरे लाइफ टाइम 40 40 50 50 साल उसने जो अपनी हार्ड अर्न वे से अपनी वेल्थ बनाई है, अगर वो हॉस्पिटल में जा रही है और जिसका प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो है, मतलब हम्म नहीं के बराबर है, और डॉक्टर ने भी बोल दिया, तो ऐसे टाइम पे फिर ये लिविंग विल क्या कहती है, आपको एक राइट देती है, लीगल राइट, हम्म कि आपकी जो ट्रीटमेंट चल रही है वो ट्रीटमेंट को स्टॉप किया जाए। ठीक है हम्म ना, जो आपकी आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट चल रही है उसको स्टॉप किया जाए, आपके पे आपको मतलब जो भी रिमूव किया जाए, जो भी आपको सारी चीजें जो लगी हुई है उसको रिमूव करके आपको एक पेन किलर देके इस दुनिया से पास ऑन होने देने चाहिए। मतलब इसे पीसफुली कह सकते हैं, डिग्नेटफुली कह सकते हैं हम लोग। तो ये हम्म। 2018 में ये लॉ आया है, लिविंग अच्छा। विल के थ्रू ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होती है। हाँ ओके, ये हाँ। स्टैंडर्ड प्रोसेस होती है, मतलब थोड़ी मतलब उसको मतलब मतलब कोर्ट के थ्रू उसको एक डॉक्यूमेंट लेके आना पड़ता है। कोर्ट ये देती है, हम्म मतलब वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है उसकी, मतलब 3 डॉक्टर के थ्रू वो पूरा वेरीफाई होता है कि उसकी जो ट्रीटमेंट है ये रोकनी चाहिए नहीं रोकनी चाहिए। जब हम्म वो कंसर्न करते हैं तभी जाके फिर कोर्ट आदेश देती है कि ठीक है, जो भी लिविंग विल में आपने मेंशन किया है हम्म उसको आप एग्जीक्यूट कर सके, कि भाई यस ये ट्रीटमेंट मेरी रोक दीजिए, और हम्म आई आई नीड टू मतलब लेट मी गो ऑन दिस पर्टिकुलर वर्ड। तो हम्म। लिविंग विल करके वो कॉन्सेप्ट डेफिनेटली होता है मैम। अच्छा अच्छा। ऐसे सिचुएशन में आपको हेल्प करती है बेसिकली। ओके। चलिए, ये बहुत ही अच्छी बात बताई कि आज लोगों को ये भी पता चला कि विल खाली मरने के बाद के लिए नहीं होती है, लिविंग विल भी होती है। और जिसमें आप ये लिख के जाते हैं कि हमारा इलाज कैसे हो, कहाँ हो, या जी आगे में जिंदा अगर ऐसी कोई कंडीशन हो तो हमें ससम्मान यहाँ से जी जी दुनिया जी से जी विदा करिए। जी ऐसे मैम। ऐसे होता है, तो बहुत ही अच्छी चीजें आपने हमें बताई हैं जो हम्म। लोगों को इन जनरल तो नहीं मालूम होती। जी। एक चीज और जानना है कि ज्यादातर लोग, वैसे तो हमारे यहाँ फाइनेंशियल एडवाइजर के पास ही नहीं जाते हैं, तो हम्म। लोगों का कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है लोगों को कि फाइनेंशियल एडवाइजर और लेगेसी कोच में क्या फर्क है। क्योंकि जैसे आपका है कि आप लेगेसी एंड वेल्थ कोच है जी ना, मैम। तो लेगेसी कोच के बारे में क्या फर्क है और आप अलग क्या करते हैं, ये भी थोड़ा सा उन्हें बताइए। कि क्योंकि लोग सबको एक ही समझते हैं कि अच्छा ये जी। ठीक है, ये बताते हैं, फाइनेंस के बारे में बताते हैं, तो हुँ, दोनों में फर्क क्या है? जी मैम। एक्चुअली डेफिनिटली ये सवाल बहुत ही अच्छा है कि डिफरेंस बिटवीन लेगेसी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल कोच। हम्म फाइनेंशियल एडवाइजर बेसिकली क्या होता है ना, कि जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं हमारे वेल्थ को अकुमुलेट करने में। हम्म ओके, वेल्थ अकुमुलेशन या वेल्थ के ग्रोथ में वो हमें हेल्प करते हैं, हम्म लाइक हमारी इनकम स्ट्रैटेजी या हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, हमारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी, हम्म टैक्स सेविंग स्ट्रैटेजी, अलग अलग स्ट्रैटेजीज का हम लोग यूटिलाइज करते हैं। मतलब हम लोग यूटिलाइज करते हैं हमारे पोर्टफोलियो को डेवलप करने, मैनेज करके हमारे वेल्थ को ग्रोथ करने के लिए। हम्म ओके, ये रोल होता है हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर का। हम्म और लेगेसी कोच या लेगेसी मतलब कोच का क्या ये होता है, रोल होता है कि जो भी वेल्थ आपने बनाई है आपने, ओके, थ्रू आउट लाइफ, तो उस वेल्थ को प्रोटेक्ट करना। हम्म ओके, उस वेल्थ को प्रोटेक्ट करना और उस वेल्थ को स्मूथ वे से नेक्स्ट जनरेशन को डिस्ट्रीब्यूट भी करना। हम्म अगर आपने खाली वेल्थ बनाई, ठीक है, वेल्थ बनाई, लेकिन उस वेल्थ को अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट करना भूल गए उसको हम्म प्रॉपर वे से, तो हम्म होगा क्या, वो वेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हम्म क्योंकि डेटा ये कहता है, आपको मैं बताऊं, विलियम ग्रुप्स ऑफ अमेरिका का एक रिसर्च रिपोर्ट मैंने स्टडी किया था, हम्म उसमें ये बताया गया था कि जो नेक्स्ट सेकंड जनरेशन जो होती है, हम्म। सेकंड जनरेशन वो हम अपनी 70% वेल्थ डिस्ट्रॉय कर देती है। ओके। 70% सेकंड जनरेशन, और थर्ड जनरेशन 90% वेल्थ डिस्ट्रॉय कर देती है आपकी, हाँ। जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने कोई प्रोविजन करके नहीं रखा, ना कोई विल, ना कोई ट्रस्ट, ना कोई स्टेट प्लानिंग आपने बना के नहीं रखी, और हम्म ना ही आपके जो आपके
फैमिली के जो पर्सन है दे आर नॉट एजुकेटेड एनफ, या हम्म फाइनेंशियल लिटरेसी भी उनके पास है नहीं कि वो उस पर्टिकुलर पैसे को या वेल्थ को मैनेज भी कर सके। तो हम्म लेगेसी कोच क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर वेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि काफी सारे रिस्क होती है, हम्म काफी सारे रिस्क होती है, लीगल रिस्क भी होती है और फाइनेंशियल रिस्क भी होती है ना। तो लेगेसी कुछ क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट भी करता है और आपको हेल्प करता है कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन में, कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इट, क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, क्या कॉन्स, क्या क्या प्रोज होते हैं, क्या कॉन्स हो सकते हैं। पूरा हम्म मतलब व्हील या जो स्ट्रैटेजी, वो एक पूरी स्ट्रैटेजी में हेल्प करते हैं, पूरे हम्म वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी को। हम्म, या ओके। ये चलिए, ये बहुत ही अच्छा वो है कि दोनों का फर्क आपने बताया, ताकि जी लोग समझ सकें कि आप नॉर्मल जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, आप उनसे किस तरह से जी मैम। डिफरेंट जी, है ना। एक्चुअली वही ना, क्या होता है कि मतलब यही है कि आपने अपने लाइफ में एक झाड़ तो लगा दिया, एक प्लांट लगा दिया, हम्म लेकिन अभी उस प्लांट के जो फ्रूट्स है, अगर आपने ये प्लानिंग नहीं की, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की प्लानिंग या वेल्थ प्रोटेक्शन की अगर प्लानिंग नहीं की फॉर एग्जांपल, तो होगा क्या कि उस पर्टिकुलर जो प्लांट है उसके जो फ्रूट है, वो फ्रूट कोई और खाएगा। हाँ मतलब क्या कि जैसे मैंने कहा कि फैमिली डिस्प्यूट होंगे, कोर्ट की फीस, हम्म लॉयर की फीस, सक्सेशन सर्टिफिकेट लाना, काफी एन नंबर ऑफ चीजें होती है। हम्म प्रोबेट के थ्रू अगर प्रॉपर्टी जाएगी, तो आपकी प्रॉपर्टी का अप टू 8% तक आपको खर्चा आता है। हम्म मतलब 1 लाख, 100 रुपए की अगर वैल्यूएशन है तो अप टू 8, मतलब आप सोचो 8% तक का खर्चा, मतलब कितना बड़ा। तो यही है कि आपको ये सारी चीजें देखनी है, खाली वेल्थ बढ़ाना नहीं है, लेकिन वेल्थ को प्रोटेक्ट भी करना है और वेल्थ को आपको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, बिकॉज हम्म, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बिल्कुल आप नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? बिल्कुल। सही है ना। हाँ तो डेफिनेटली ये मतलब इसलिए ये साइकिल है, हम्म वेल्थ साइकिल है ये, वेल्थ मतलब अकुमुलेशन, वेल्थ प्रोटेक्शन एंड वेल्थ प्रिजर्वेशन, जैसे प्रोजेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम्म, 3 साइकिल है कंप्लीट। ये तीनों साइकिल को हमें एक्टिवली और प्रोफिशिएंट वे से हमें मैनेज करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अपने बच्चों को पैसा देना और हम्म उन्हें पैसा समझाना, हम्म दोनों में क्या अंतर है। मतलब देना हम्म तो अलग चीज हो गई, और पैसे हम्म को समझाना कि क्या क्या उन्होंने बनाई हम्म। है वेल्थ, उसको कैसे आगे ले जाना है। तो जी। देखिए, जो लोग मिडिल क्लास हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा नहीं है, हम्म उनको भी वैसे तो समझाना चाहिए अपने बच्चों को पैसे के बारे में। हम्म लेकिन जो बहुत बड़े लोग हैं, हायर नेटवर्थ वाले लोग हैं, हम्म हम्म उनको कैसे ये चीज, ऐसा ही नहीं है कि बस दे दिया, जो जब वो चले गए तो पैसा चाहे झगड़ा करके लिया, चाहे जैसे भी लिया, हम्म। मतलब विल के थ्रू लिया। लेकिन उसको समझाना क्या चीज, दोनों में क्या फर्क है। देखिए, दो चीजें डेफिनेटली सेम है, क्यों, हम्म जैसे मैंने अभी कहा 2 मिनट पहले कि यही यही मतलब प्रॉब्लम क्या होता है कि हमको पता है पैसा बनाते कैसे हम्म है ना, हमें बहुत अच्छे से पता है कि हाउ टू मेक मनी, बट हम्म हमें ये नहीं पता कि हाउ टू मैनेज एंड डिस्ट्रीब्यूट दैट मनी एक्चुअली। हम्म ठीक है, इसीलिए तो ये जो मैंने आपको विलियम ग्रुप का एक जो एग्जांपल बताया 2 मिनट पहले कि 70% अगर वेल्थ आपकी डिस्ट्रॉय होती है, मान लीजिए सेकंड जनरेशन में, हम्म और 90% वेल्थ आपने जो बनाई वो थर्ड जनरेशन में डिस्ट्रॉय हो रही है, हम्म और ये पूरा वर्ल्ड का डेटा है। ओके, हम्म ये पूरा रिसर्च रिपोर्ट है पूरे वर्ल्ड का। हम्म, तो यस डेफिनेटली हमें हमारी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमें हमें अपने बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेट करना, फाइनेंशियल लिटरेट करना, ताकि जो भी आपने बनाया, अगर वो बनाने के बाद उसको आप संभाल नहीं पाए, मतलब फैमिली, तो फिर वो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। मतलब नहीं हुआ, हाँ। राइट ना। तो बिल्कुल। यस यस डेफिनेटली कि हमें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको फाइनेंशियल एजुकेट करें, फाइनेंशियल लिटरेट करें। ओके, हम्म ताकि वो उनको संभाले भी और उनको बढ़ाए भी, हम्म क्योंकि इम्पैक्ट काफी होगा, टैक्सेशन का इम्पैक्ट होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी का इम्पैक्ट होगा। हम्म और जैसे इंटरनल जो इम्पैक्ट हमने कहा कि अगर आपने कोई प्रोविजन नहीं किया तो विल, मतलब सक्सेशन एक्ट पिक्चर में आएगा, तो आपकी आपकी वेल्थ उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो एन हम्म नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं फ्यूचर में जाके। हम्म। या तो इनहेरिटेंस के लिए अपने बच्चों को इमोशनली और मेंटली दोनों तरह से भी तैयार करना बहुत जी जरूरी है। जी जी राइट, डेफिनेटली है जरूर, ना। यस मैम। हाँ। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सिक्योर और प्रॉस्परस फाइनेंशियल लेगेसी के लिए टॉप 3 स्टेप्स क्या होंगे। एक्चुअली सबसे पहली बात, तो मैं मतलब सबसे पहला, अगर स्टेप्स आपको लेगेसी को आपको प्रोटेक्ट करना है, आप चाहते हैं कि आप आपके लेगेसी को प्रोटेक्ट करें, आपके मतलब जनरेशन आपको याद करे। ओके, क्योंकि मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि आप, जब हम लोग इस दुनिया से जाएंगे, तो खाली हमें वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी, हमें अपनी वैल्यूज को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमारे विजन्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो सबसे पहला कि आप सबसे पहले तो कि आप अपनी लिस्ट बनाइए। हम्म पहला सबसे पहला कि आपको, जैसे हमने पहले इनिशियल हमारा जो कन्वर्सेशन चालू हुआ था, तो हमने वही देखा था कि हमें पता ही नहीं कि व्हाट असेट वी ओन, हाँ है ना। जब आप उसको बैठेंगे एक सिस्टमेटिक वे से, जब आप अपना स्टेट प्लान ड्राफ्ट करना बैठोगे, तो हम्म आपको पता चलेगा कि व्हाट काइंड ऑफ असेट यू ओन। हम्म ओके, तो आप आपका फाइनेंशियल असेट, फिजिकल असेट, डिजिटल असेट, जो आज अभी तक आपके पास है, और अब आज से लेकर डेथ तक और डेथ के बाद भी हम्म ऐसे कौन कौन से असेट हम अन करते हैं, उसकी पूरी लिस्ट बनाइए। दैट इज पॉइंट, पहली स्टेप। हम्म दूसरी स्टेप है कि आप
उस असेट को खाली ये मतलब खाली बना के मत छोड़िए, एग्जीक्यूट भी कीजिए। मतलब जो भी लीगल टूल्स होते हैं हमारे, जैसे विल राइट करना या ट्रस्ट क्रिएट करना या हाँ पावर ऑफ अटर्नी जैसे टूल्स का हाँ। यूज करना, या फिर इंश्योरेंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है स्टेट प्लानिंग में, हम्म उसका उस टूल्स का यूज करना, तो आपको एग्जीक्यूट भी करना है। हम्म। क्योंकि हम खाली प्लान करके छोड़ेंगे और एग्जीक्यूट नहीं करें तो अगेन वही चीज है कि हमने डिश बेकार तो है। बना ली, हमने एक डिश बना ली लेकिन उसको परोसना भूल गए हम लोग, हम्म। राइट। तो ये दूसरी स्टेप हो गई। और तीसरी स्टेप मेरी एक रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जब अपने वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूट करते हो अपने अपने लीगल हेयर्स में, तो ओपन कम्युनिकेशन के साथ अगर आप डिस्कस करके अगर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, हम्म। मतलब अगर आप ओपनली कम्युनिकेट करते हो, हम्म आपके लव वन डियर वन, ओके, उनकी राय पूछते हो, उनके बारे में समझते हो, समझ लीजिए, तो क्या होगा ना कि आप एडवांस में कुछ चीजें अपने स्टेट प्लान में आप क्या करोगे, अब मतलब एडजस्ट करोगे हम्म डिस्ट्रीब्यूशन के चलते, हम्म राइट ना। अगर आप ओपनली कम्युनिकेट करोगे उनकी क्या इच्छा है, उनके क्या है ना, डेफिनेटली ये आपका ही प्लान है, यू आर द होल एंड सोल पर्सन। हम्म बट अगर आप ओपनली कम्युनिकेट करते हो, अगर वो स्ट्रेटेजिक वे से अगर आप ओपनली कम्युनिकेट करते हो, तो आपको हेल्प होती है, आपके स्टेट प्लान को आप बहुत अच्छे से आप ड्राफ्ट कर सकते हो। हाँ तो ओपन कम्युनिकेशन भी एक मेरा एडवाइस रहेगा, अगर हाँ। आपकी सिचुएशन आपको अलाउ करती है फैमिली की, ठीक है ना, कि आप ओपनली डिस्कस कर सकते हो ये सारी चीजें, तो डेफिनेटली आप कीजिए, और उस हिसाब से भी फिर आप अपना स्टेट प्लान बनाओगे, और हम्म जब आप विल बनाओगे, विल लिखोगे, तो फिर वो एक कॉम्पिटेंट विल बनेगी आपकी, और हम्म। एक अप्रोप्रिएट आपका स्टेट प्लान बन के रेडी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने बहुत ही अच्छे से बहुत सारी चीजें हम लोगों को बताई, और मैं तो समझती हूँ कि जो भी इस पॉडकास्ट को देखेगा वो इसको इग्नोर नहीं करेगा उसके बाद, क्योंकि यस अगर वो मैम। चाहता है उसकी परिवार में एका रहे, सब जो है आराम से रहें, और कुछ भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स ना आए, उसकी जो वेल्थ बनाई है उसको सही से वो लोग इस्तेमाल करें, तो वो इस चीज को इग्नोर नहीं करेगा और जरूर से अपनी विल बनाएगा, लिस्ट बनाएगा। और जी मैम। आपके जो सोशल मीडिया लिंक होंगे वो सारी चीजें भी मैं इसमें डालूंगी, जी ताकि मैम। लोग आप तक पहुंच सकें और यस मैम। आपसे जो है राय ले सकें, जी और मैम। अपनी विल जरूर बनाएं। जी और मैम। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे से हम लोगों को बताया है, और इसके बारे में क्योंकि अभी जानकारी कम है, तो इसीलिए मैंने आपको इनवाइट किया कि आपसे जब आपसे मेरी जान पहचान हुई तो मुझे लगा कि लोगों को इसके लिए जागरूक करना चाहिए। जी मैम। धन्यवाद, जी मैम। आपने बहुत अच्छे से हम लोगों को थैंक यू सो मच मैम, आपने भी थैंक सो इतना मच। मतलब टाइम निकाल के मुझे, मतलब आपने टाइम निकाला और मुझे इनवाइट भी किया, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विश करूंगा कि मतलब जो भी हमारे इस पॉडकास्ट को जो भी लोग देखेंगे, डेफिनेटली उन्होंने अपना ये कदम उठाए अपनी प्रॉपर्टी का, क्योंकि प्लान या लेगेसी का प्लान स्टार्ट ड्राफ्ट करना स्टार्ट करें, इनको इसको पोस्टपोन ना करें, इसको हम्म इग्नोर ना करे, या हम्म फिर इसको प्रोक्रेस्टिनेट ना करे एक्चुअली, राइट। हम्म क्योंकि यही एक रीजन है जिस चीज़ों की वजह से आज इंडिया में नियर अबाउट 5 करोड़ 15 लाख केसेस इंडियन कोर्टों में चल रही है, फैमिली और प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट के चलते। 2 2 20 20 30 30 साल तक केस लड़ती है, फैमिली और प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस लड़ी जाती है कोर्टों में। हम्म। तो अपने फैमिली को एक यूनिटी में बनने के लिए, है ना, हमारे फैमिली एक मतलब ये आपका मैसेज रहेगा लोगों को, कि आप जब इस दुनिया से रुखसत हो रहे हो, तो आप ये मैसेज दे के जा रहे हो, बिकॉज यू लव देम, है ना, और उसके लिए आपने इनकी इसके लिए प्लानिंग भी करी है, और आपने अपने वेल्थ को भी स्मूथ वे से डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। बिल्कुल। सो सो दिस इज समथिंग जो मैसेज मेरा रहेगा। हाँ। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन।